वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो इस सीरीज में आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम से था। ठीक है, और इस यूनिट का नाम है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो पिछले एक महीने से मुझसे लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आज आपका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू हो गई है। और आपको एक बार बता दूं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक्स क्वेश्चंस को बहुत एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है रेप्लिकेशन, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है तो इजी क्वेश्चन तो आपको पूछे नहीं जाएंगे रेप्लिकेशन में से। इसलिए इस टॉपिक को हल्के में लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें जो कि आपकी CSR के प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं CSR के लिए स्पेशली। ठीक है, जिसमें से मैंने बायोकेमिस्ट्री पूरा डिस्कस किया है CSR के अकॉर्डिंग, और प्लांट फिजियोलॉजी पूरा डिस्कस किया है। तो ये 2 यूनिट्स में कवर कर चुका हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी के 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो मैं जल्दी से ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं इसमें DNA के बेसिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि चिंता मत कीजिए, मैं DNA के बेसिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3-4 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, सजेस्ट करता हूँ मैं आपको, उनको जाके पहले देखिए, फिर आके आप इस वीडियो को देखना। उसके बाद ये चीज़ आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, बिना उन वीडियोस को देखे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू मत करना। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस पेयरिंग किसके बीच में होती है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, और DNA के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, तो इन वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक और ये ज़्यादातर बच्चों को पता है। मैं उन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करूंगा जहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है या डाउट्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रेप्लिकेशन होता है DNA का वो किस तरीके से होता है। तो उसका जो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रूफ हुआ कि DNA का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। लेकिन जब ये प्रूफ नहीं हुआ था कि DNA रेप्लिकेट्स इन सेमी कंजर्वेटिव मोड, तो उस टाइम पे 3 हाइपोथेसिस थे। ओके, 3 पॉसिबिलिटीज थी कि 3 तरीके से DNA का रेप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, और वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी थी वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। 3 पॉसिबिलिटीज, ओके, और वो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी। तो पहला जो पॉसिबिलिटी था वो था कि आपका जो DNA का रेप्लिकेशन है वो होगा कंजर्वेटिव टाइप। ठीक है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा जो हाइपोथेसिस था वो था आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड। ठीक है, और जो थर्ड था वो था आपका डिस्पर्सिव मोड। ठीक है, तो एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंजर्वेटिव मोड कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव कैसा होता है और डिस्पर्सिव कैसा होता है, राइट। तो हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होता है। ठीक है, तो देखो, मान लो कि आपका जो पेरेंट DNA है वो है ऐसा। ठीक है, मान लो ये आपका पेरेंट DNA है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर, बोथ द स्ट्रैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर। तो अगर कंजर्वेटिव होगा तो इस केस में क्या होगा, जो आपका नया DNA बनेगा, मतलब जो डॉटर DNA बनेगा, वो पूरा का पूरा ही अलग हो जाएगा। मतलब कि जो आपका पेरेंट DNA था वो पूरा कंजर्व रह गया अपने आप में, उसमें कुछ वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, और जो नेक्स्ट जनरेशन में DNA बना वो बिल्कुल नया तरीके का DNA बना, उसका पहले वाले DNA से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो पहला वाला DNA जो था बिल्कुल कंजर्व रह गया पहले वाले जनरेशन में ही, इसलिए इसको आप बोला जाता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA
रेप्लिकेशन, जो कि ये नहीं होता, बट ऐसा सोचा जाता था पहले कि इस टाइप से डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो था वो था सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव पे अभी हम आएंगे, राइट। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होता है। तो ये तो था आपका कंजर्वेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्पर्सिव मोड कैसा होता है। तो डिस्पर्सिव मोड में ऐसा था कि ये सोचा गया कि मान लो आपका ये है पेरेंट डीएनए, ठीक है। पेरेंट डीएनए से जब आपका डॉटर डीएनए बना, तो ये सोचा गया कि ये कुछ इस तरीके से बन सकता है कि मतलब दोनों ही स्ट्रैंड्स में कुछ पार्ट्स तो आपके आएंगे पेरेंट्स के और कुछ पार्ट आपके बनेंगे नए। समझ रहे हो, मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड कहाँ से आए, आपके पेरेंट स्ट्रैंड से आ गए, लेकिन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आपके नए बने डॉटर स्ट्रैंड में। तो ये जो था वो था आपका डिस्पर्सिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये भी सोचा गया कि कुछ इस टाइप का भी डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन सा एक्सपेरिमेंट, अभी हम बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और वो बहुत ही हॉट टॉपिक है आपके सीएसआईआर के एग्जाम के लिए। और एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि मान लो ये है आपका पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। और जब इससे जो डॉटर स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, जो डॉटर स्ट्रैंड बनता है उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड तो आपका पेरेंट से होता है, देख रहे हो येलो कलर, आपका मतलब एक स्ट्रैंड आपका पेरेंट से आ रहा है, लेकिन जो आपका दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो आपका नया बनता है। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव में क्या था, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स कंजर्व थे, मतलब दोनों में से कोई भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया था। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक स्ट्रैंड आपका नेक्स्ट जनरेशन के डीएनए में है और एक स्ट्रैंड आपका नया बना है। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। देयर वर 3 पॉसिबिलिटीज of DNA replication when it was not proved that DNA replicates in semi-conservative mode, right? अब हम बात करते हैं उस फेमस एक्सपेरिमेंट की जिससे ये पता किया गया था कि ओके। तो अब हम बात करेंगे उस फेमस एक्सपेरिमेंट की जिससे ये प्रूफ हो गया कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड में। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था आपका मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना था कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। यहाँ पे मतलब इनको ये नहीं प्रूफ करना था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है, इनको चेक करना था कि होता कैसे है, बट प्रूफ हुआ कि वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया, बहुत अच्छा तरीका था, बहुत यूनिक तरीका था, उस टाइम पे बहुत नया तरीका था। ठीक है, और यहाँ पे यूज़ किया गया था आपका जो आपका यूज़ किया गया था वो आपका यूज़ किया गया था यहाँ पे हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, और वो था आपका N15। ठीक है, जो नॉर्मल होता है आपका, है ना, नॉर्मल कौन सा होता है आपका, जो नाइट्रोजन होता है वो होता है आपका N14। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया था, और ये जो आपका आइसोटोप होता है ये होता है आपका रेडियो लेबल्ड आइसोटोप। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले स्टेप 1, ध्यान से समझना, मैं बहुत आराम आराम से आपको ये एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या किया कि मेसेल्सन और स्टाल ने क्या किया, इकोलाई ग्रोन इन 15NH4Cl
मीडियम फॉर मैनी जनरेशन। ठीक है, काफी जनरेशन तक क्या किया इन्होंने, इकोलाई को ग्रो किया 15NH4Cl मीडियम में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ देखो, मान लो कि आपका ये है आपका पेट्री प्लेट। ठीक है, राइट, और इस पेट्री प्लेट पे जिस मीडियम में आप इकोलाई को ग्रो कर रहे हो, आप मान लो जो कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिस मीडियम में आप इकोलाई को ग्रो कर रहे हो उस मीडियम में आपने पहले मान लो कि N14H4Cl लिया था, मतलब नाइट्रोजन का नॉर्मल वाला आइसोटोप लिया था। ठीक है, लाइट आइसोटोप लिया था। ठीक है, उसमें आपने इकोलाई को ग्रो किया। ठीक है, ये इकोलाई आपके हैं। ओके, ऐसे मान लो। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया कि मीडियम चेंज कर दिया। ठीक है, मीडियम क्या किया इन्होंने, चेंज कर दिया। और क्या कर दिया चेंज, 14N की जगह 15NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर कर सही से लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये था आपका 14NH4Cl। अब इन्होंने क्या किया, इकोलाई को शिफ्ट कर दिया 14N वाले मीडियम से 15N वाले मीडियम में। मतलब अब जो नाइट्रोजन मीडियम में है वो सारे के सारे नाइट्रोजन है रेडियो लेबल्ड। तो इकोलाई अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मीडियम से, है ना। तो जिस टाइप का न्यूट्रिशन इकोलाई लेगा, यूटिलाइज करेगा, वैसा ही इनकॉर्पोरेट करेगा अपने प्रोटीन्स में, अपने डीएनए में, है ना। समझ रहे हो इस चीज को। तो अब क्या किया इकोलाई ने, 15N हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को मीडिया से लेना शुरू कर दिया। और जब बहुत सारे जनरेशन तक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को लिया इकोलाई ने, तो क्या हुआ कि जो अब कॉलोनी आई उनमें जो डीएनए था उनके पास था आपका हैवी आइसोटोप, मतलब रेडियो लेबल्ड आइसोटोप। समझ रहे हो इस फर्स्ट स्टेप का मतलब। तो इकोलाई ग्रोन इन 15NH4Cl medium for many generation, and due to the growth of E. coli in 15NH4Cl medium for many generations, all the DNA converted into the radio labeled DNA because they were incorporated with 15N आइसोटोप। ठीक है, तो अब सारे के सारे हो गए आपके कैसे, रेडियो लेबल्ड डीएनए। यहाँ पे लिख लीजिए रेडियो लेबल्ड डीएनए। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 तरीके के बैंड्स बनाऊंगा। ठीक है, देखो, ओके, हाँ, तो मान लो ऐसा, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है लाइट डीएनए। ठीक है, एल से लाइट, आई फॉर इंटरमीडिएट डीएनए, जिसमें लाइट स्ट्रैंड्स भी हों और हैवी स्ट्रैंड्स भी हों। और यहाँ पे है आपका हैवी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जब बहुत जनरेशन तक, मैनी जनरेशन तक इकोलाई को 15NH4Cl वाले मीडियम में ग्रो कराया, तो उसके सारे के सारे डीएनए कैसे हो गए, रेडियो लेबल। मतलब सारे के सारे डीएनए में जो नाइट्रोजन था वो हैवी नाइट्रोजन था, है ना। तो क्या हुआ कि सारे के सारे डीएनए में हैवी नाइट्रोजन आ गया और डीएनए हो गया आपका रेडियो लेबल्ड। ठीक है, रेडियो लेबल्ड। तो क्या हुआ कि जो पहला जनरेशन, हाँ, ये है आपका बैंड कब का, जब स्टेप फर्स्ट का बैंड है आपका यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे डीएनए में आपका हैवी नाइट्रोजन है। तो आपका बैंड कहाँ पे आएगा, हैवी वाले के पास, है ना। ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, क्या था स्टेप 1, स्टेप 1 वॉज इकोलाई ग्रोन इन 15NH4Cl। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझते जाना आप। अब स्टेप 2 में क्या किया कि इकोलाई को अब वापस से शिफ्ट कर दिया। कहाँ से, वापस शिफ्ट किया। ये था आपका स्टेप 1, और अब क्या किया, वापस शिफ्ट कर दिया इकोलाई को 15NH4Cl वाले मीडियम से
14NH4Cl वाले मीडियम में। देख रहे हो कितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। जब वापस 14NH4Cl वाले मीडियम में कर दिया तो अब क्या होगा, अब इकोलाई की जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, जो डॉटर सेल्स आएंगी, उनमें जो डीएनए बनेगा, नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें वो कौन सा नाइट्रोजन का आइसोटोप लेंगे, लाइट नाइट्रोजन का आइसोटोप लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब वो शिफ्ट हो गए कहाँ पे, वैसे मीडियम में जहाँ पे आपका लाइट नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो सेकंड स्टेप में क्या था कि इकोलाई शिफ्टेड on 14NH4Cl and grown for 1 जनरेशन। इस चीज को याद रखना, आप यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। सिर्फ एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया गया इकोलाई को, कब? शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, तो देखो एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया गया, तो मान लो कि ये आपकी एक इकोलाई की सेल है, ठीक है, और इसमें आपका अभी हैवी डीएनए है ये वाला, ठीक है, या ये है आपका हैवी डीएनए, ठीक है। जब कहाँ से इकोलाई को ले रहे हैं, अभी हम स्टेप 1 से ले रहे हैं, ठीक है, हैवी, जिसके पास हैवी डीएनए। अब इसको जब शिफ्ट किया 14NH4Cl पे, 14NH4Cl पे शिफ्ट किया, ठीक है, और एक जनरेशन तक ग्रो कराया, ठीक है। एक जनरेशन ग्रो कराने का मतलब हो गया कि 1 से 2 सेल हो गई, समझ रहे हो इस चीज को। तो मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए होंगे, है ना। एक डीएनए से कितने 2 डीएनए होंगे, ये चीज समझ में आ रही है। अब वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है हमको। क्या होगा कि जब एक जनरेशन के लिए ग्रो कराएंगे, 1 जनरेशन के लिए ग्रो कराएंगे, तो क्या होगा, एक डीएनए से कितने डीएनए हो जाएंगे, 2 डीएनए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हैवी डीएनए था, ये आपका था ऐसा, ये था आपका ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जब इकोलाई की सेल जाएगी तो ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे, है ना, सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि एक तो स्ट्रैंड ऐसा हो गया, ये सेपरेट हो गए, और जो दूसरी स्ट्रैंड थी वो आपकी ऐसी हुई, ठीक है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट, मतलब जब एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया तो बैंड कहाँ पे मिले आपको, इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएटरी बैंड मिले। मतलब कि आधे, मतलब स्ट्रैंड्स उसमें थे कैसे, हैवी वाले, और आधे स्ट्रैंड्स थे कैसे उसमें, लाइट वाले, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पे अब देखो, एक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि सेकंड स्टेप पे सिर्फ ये चीज प्रूफ हो रही थी कि या तो ये डिस्पर्सिव है रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन है, या तो ये सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, ये सेपरेट कर रहे थे डीएनए स्ट्रैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से, ये क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब स्टेप 2 के बाद 1 जनरेशन के बाद ग्रो कराया इकोलाई को, तो जब, और इसका फिर जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आपका जो ये बैंड था मिला आपको, ये जो बैंड मिला आपको इंटरमीडिएट, वो बिल्कुल बीच में मिला, ठीक है। हैवी पे भी नहीं मिला, लो पे भी नहीं मिला, बिल्कुल बीच में मिला। तो जब बीच में मिला तो उससे ये अंदाजा लगाया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन या तो डिस्पर्सिव हो रहा होगा या तो सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि वहां पे स्ट्रैंड्स दिख तो नहीं रहे कि एक पूरा का पूरा हैवी है और एक पूरा का पूरा लाइट। वहां पे ये मतलब हमें इमेजिन करना होता है, ठीक है, कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। तो वहां पे ये सोचा गया कि वहां पे क्यों इंटरमीडिएट इसलिए बना है, क्योंकि या तो वहां पे डिस्पर्सिव होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, डिस्पर्सिव में भी आपके स्ट्रैंड्स का कुछ पार्ट लाइट था और कुछ पार्ट हैवी था, और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में भी आपका कुछ पार्ट लाइट था और कुछ पार्ट हैवी था। तो यहाँ पे भी अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई सेकंड स्टेप पे भी, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हुआ कि और आगे एक्सपेरिमेंट को कैरी किया गया, और आगे एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है। स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या किया, इकोलाई को ग्रो किया, इकोलाई ग्रोन फॉर सेकंड जनरेशन,
ऑन 14NH4Cl मीडियम। अब क्या किया कि एक और जनरेशन के लिए उसको ग्रो कराने के लिए छोड़ दिया। तो जब एक और जनरेशन के लिए ग्रो कराने के लिए छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, अब ध्यान से देखना। क्या होगा कि ये चारों के चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए होंगे, है ना। हमें पता है कि स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं फिर रेप्लिकेशन होता है, अब हमें पता है, लेकिन उस टाइम पता नहीं था, लेकिन हम अभी के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। तो क्या हुआ होगा कि चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से क्या हुआ कि चारों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, ठीक है। और इसमें से दो तो आपके पहले वाले रह जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। दो तो जो हैवी वाले हैं वो तो आपके रहेंगे ही, लेकिन जो अब नए बनेंगे ना वो सारे आपके कैसे बनेंगे, लाइट नाइट्रोजन वाले। सारे कैसे बनेंगे अब, लाइट नाइट्रोजन वाले। लेकिन जो पेरेंट वाला जो है वो तो आपका रह ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये था आपका सबसे पहले वाला जो हैवी आइसोटोप पे था, ठीक है। उसको जब एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया, एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया, तो क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है ना। और जो नए स्ट्रैंड बने इनके साथ, तो वो बने कैसे, लाइट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सोचा गया कि या तो डिस्पर्सिव होगा या सेमी कंजर्वेटिव। फिर क्या किया, एक और जनरेशन के लिए इसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, क्या हुआ होगा, चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए होंगे, चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए होंगे, है ना। तो जब चारों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे तो कितने, ये ऐसे ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। और ग्रो किस में कर रहे हैं, लाइट नाइट्रोजन में। तो अब जितने भी नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, लाइट वाले। तो कुछ इस तरीके का बनेगा, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, दो तरीके के बैंड मिले आपको। एक तो बैंड मिला आपको कहाँ पे, इंटरमीडिएटरी पे, ठीक है। वो बैंड आपको कुछ इस तरीके का मिला, इस तरीके का, वो यहाँ पे पिंक भी है और यहाँ पे येलो भी है, तो ये इंटरमीडिएट बैंड मिला, ठीक है। और एक बैंड मिला आपको लाइट वाले आइसोटोप के पास, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो है वो पूरा का पूरा कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैसे मिल रहे थे, लाइट। अगर डिस्पर्सिव होता तो यहाँ पे बैंड नहीं आता, सारा का सारा बैंड आपका इंटरमीडिएट में ही होता, क्योंकि हर बार अगर डिस्पर्सिव होता तो क्या होता, हर बार दोनों स्टैंड में कुछ नए न्यूक्लियोटाइड होते और कुछ पुराने न्यूक्लियोटाइड होते। तो इस तरीके से मिसेल्सन और स्टाल ने ये पता लगाया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, ठीक है। और इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था वो किया था सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कौन सा किया था, सीसियम क्लोराइड, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट, है ना। तो वो क्या करते थे, इकोलाई को ग्रो कराते थे, ठीक है। फिर वहां से क्या करते थे, ग्रो कराने के बाद पूरा का पूरा डीएनए आइसोलेट करते थे। और फिर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या करते थे, एक कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम होता है, उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे तक क्या क्या होता है कि एक डेंसिटी होती है, ठीक है, एक डेंसिटी होती है, ठीक है। ऐसे नीचे मान लो हाइट, जिसका हाई मॉलिकुलर वेट होगा या हाई डेंसिटी होगी, सॉरी मॉलिकुलर वेट नहीं, हाई डेंसिटी, और ऊपर लो डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसा उसका डेंसिटी होगा वो उसी पोजीशन पे आपका रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपको बैंड मिल रहा था कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में जब किया तो आपको बैंड कहाँ मिला, आपको बैंड मिला इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे बैंड मिला। और सॉरी फर्स्ट ये था आपका सबसे फर्स्ट स्टेप वाला, जब पूरा का पूरा इकोलाई को ग्रो किया था हैवी नाइट्रोजन में, ये था आपका फर्स्ट जनरेशन के बाद। और जब सेकंड जनरेशन पे किया तो आपको बैंड दो जगह मिले, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बीच में भी, ठीक है। तो ये था मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड बाय यूजिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कंसेप्ट है, इस पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक हम वैसा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, ए कल्चर ऑफ इकोलाई ग्रोइंग इन ए मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl इज स्विच्ड टू ए मीडियम कंटेनिंग 14 NH4Cl। समझ रहे हो, मतलब पहले इकोलाई को ग्रो किया 15 NH4Cl में और फिर उसको शिफ्ट कर दिया 14 NH4Cl में और ग्रो किया 5 जनरेशन तक। ठीक है, फिर पूछते हैं कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर रेशियो ऑफ हैवी टू लाइट डीएनए स्ट्रैंड्स, हैवी टू लाइट डीएनए एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रैंड्स लिख लेना, हैवी टू लाइट डीएनए स्ट्रैंड्स एट दिस पॉइंट एज्यूमिंग द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड विद अ सिंगल डीएनए। तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन के लेंथ देख के आपको भी कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में घबराना नहीं है। ठीक है, जितना लंबा क्वेश्चन होगा आपकी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि जितना लंबा क्वेश्चन होगा आप समझ जाने कि वो क्वेश्चन उतना ही आसान है, क्योंकि हम हमेशा लेंदी क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जितने लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ आप याद रखना। और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप उतने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन लेंदी है लेकिन ईजी है। अब ईजी कैसे देखते हैं, तो देखो मैंने आपको अभी समझाया कि पूरा कंसेप्ट की मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने किया था, बस वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला कि पहले क्या किया, इकोलाई को ग्रो किया किस पे, 15N मीडियम पे। ठीक है, तो हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। ठीक है, 15N मीडियम पे ग्रो किया। ओके, तो हम भी वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये है आपका डीएनए। ठीक है, ये सबसे पहले इकोलाई को हैवी नाइट्रोजन में ग्रो कराया था, इसलिए इसका सारा का सारा डीएनए कैसा हो गया, रेडियो लेवल हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या किया कि 15 NH4Cl से इकोलाई को निकाल कर कहाँ डाल दिया, इनको डाल दिया 14 NH4Cl में। ठीक है, अब 14 NH4Cl में डालने के बाद इन्होंने इकोलाई को कब तक ग्रो कराया, 5 जनरेशन तक। तो हम भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि 14 NH4Cl में डालने के बाद इन्होंने कब तक ग्रो कराया इसको, 5 जनरेशन तक। पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि जब इकोलाई ग्रो करेगा मतलब 1 से 2 बनेंगे, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। कैसे बनेगा आपको पता है, ये डीएनए कैसा होता है, पहले दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं भाई, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इकोलाई ग्रो कर रहा है कहाँ पे, 14 NH4Cl में, इसीलिए जितने भी नए डीएनए बनेंगे उसमें कैसा नाइट्रोजन होगा, लाइट नाइट्रोजन, मतलब 14 नाइट्रोजन। तो डीएनए आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। ये बात समझ में आई, गुड। अब चलते हैं कि अगर ये इसका सेकंड जनरेशन में अगर ये इकोलाई जाता है तो क्या होगा, अब ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से सेपरेट होंगे। ठीक है, ये वाला डीएनए सेपरेट हो रहा है एक पिंक में और एक येलो में। ठीक है, ये वाला डीएनए सेकंड वाला भी सेपरेट हो रहा है आपका एक पिंक में और एक येलो में। यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको। अब जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो कैसे बनेंगे भाई, सारे के सारे डीएनए कैसे होंगे, लाइट। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन भी देखते हैं कैसा होगा। थर्ड जनरेशन में अब ये पहला वाला मान लो ये 4 डीएनए बन गया आपके। ठीक है, तो पहला वाला डीएनए सेपरेट होगा इन पिंक स्ट्रैंड एंड येलो स्ट्रैंड। ठीक है, दूसरा वाला डीएनए सेपरेट होगा आपका दोनों येलो स्ट्रैंड में। तीसरा वाला डीएनए सेपरेट होगा आपका एक पिंक में और एक येलो में। और फोर्थ डीएनए आपका सेपरेट होगा दोनों येलो में। ठीक है, अब सिंथेसाइज जब नया डीएनए होगा, टेम्पलेट नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो सारा सब में कैसा होगा, 14 नाइट्रोजन लाइट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो ये तो लॉजिकल तरीका, लेकिन अब इस लॉजिकल तरीके से अगर मान लो आपको ज़्यादा जनरेशन तक पूछ लिया, 2 3 4 जनरेशन तक तो पूछा तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो 6 जनरेशन 7 जनरेशन 10 जनरेशन पूछ लिया तो आप एग्जाम में ये सारा चीज़ बनाने तो बैठोगे नहीं, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, लेकिन बहुत लॉजिकल तरीका है इसको सॉल्व करने का। वो क्या है कि देखो यहाँ पे आपको एक तरीका अपनाना है, एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ जनरेशन कितने हैं। क्वेश्चन में कितने थे नंबर ऑफ जनरेशन, क्वेश्चन में थे आपके
नंबर ऑफ जनरेशन 5, ठीक है, नंबर ऑफ जनरेशन थे आपके 5, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने बनेंगे 5 जनरेशन के बाद, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज्ड आफ्टर 5 जनरेशन, उसका फॉर्मूला होगा आपका 2 = 2 की पावर 5, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअली 2 की पावर n, ठीक है, और n होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जितने भी जनरेशन आपको दिए रहेंगे आपको क्या करना है 2 की पावर n रख देना है, ठीक है। देखो 2 क्यों रखा, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने डीएनए बोला है इसने 1, और एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं 2, इसलिए 2 और 2 की पावर 5, ये चीज़ समझ आई। तो देखो 2 की पावर 5 हुआ तो टोटल कितने हो गए 32 स्ट्रैंड। अब देखो आपके पास बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मतलब कि 5 जनरेशन के बाद आपको मिलेंगे 32 स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। अब चलते हैं थोड़ा सा इस फिगर पे। देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि आप चाहे 4th जनरेशन पे चले जाओ चाहे 5th जनरेशन पे, ये वाला जो कॉम्पोजिशन है ना ये आपको मिलेगा हमेशा, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो है जिसमें हैवी नाइट्रोजन है वो तो अब रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जो नए बनेंगे डीएनए उनमें चाहे लाइट नाइट्रोजन आ जाए, लेकिन एक स्ट्रैंड तो आपका, मतलब 2 स्ट्रैंड, मिनिमम 2 स्ट्रैंड आपके हैवी नाइट्रोजन वाले रहेंगे ही, ठीक है। तो आप अगर 5th जनरेशन तक भी पहुंच जाओ, चाहे 6 तक पहुंच जाओ, चाहे 7 तक पहुंच जाओ, आपको ये वाला कॉम्पोजिशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो कि 5th जनरेशन में आपको कितने स्ट्रैंड मिले 32, ठीक है। अब देखो 32 स्ट्रैंड्स का मतलब 32 स्ट्रैंड आपको मिले, ठीक है, ठीक है। अगर आपको अब निकालना है कि आपको हैवी स्ट्रैंड्स कितने मिले, हैवी स्ट्रैंड, तो ये तो आपको पता है कि हैवी स्ट्रैंड्स कम से कम 2 मिलेंगे ही मिलेंगे। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको पिंक कलर का और एक आपको यहाँ दिख रहा है पिंक कलर का। तो हैवी स्ट्रैंड्स तो आपको पता है कि 2 मिलेंगे, चाहे 5th जनरेशन की बात हो चाहे 6th 7th 8th किसी की भी हो, ठीक है। दूसरी बात आई लाइट स्ट्रैंड की, लाइट स्ट्रैंड की। तो बस अगर आपको टोटल स्ट्रैंड और हैवी स्ट्रैंड दोनों पता है तो लाइट स्ट्रैंड भी आप निकाल सकते हो। तो लाइट स्ट्रैंड कितने आपके, सॉरी टोटल स्ट्रैंड कितने आपके 32, उसमें से माइनस कर दो हैवी स्ट्रैंड तो आपका आ गया 30। समझ में आ रही है चीज़, है ना। तो बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो अब आप रेशियो निकाल लो। यहाँ पे रेशियो किसका निकालना था, हैवी टू लाइट स्ट्रैंड रेशियो, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। हैवी स्ट्रैंड कितने थे 2, लाइट स्ट्रैंड कितने थे 30, यह आ गया 1/15, ठीक है। और 1/15 को आपको सॉल्व करना आता ही है, और आपको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा 0.06, ठीक है। तो एक बार ऊपर देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से थे हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन थे कौन कौन से, ए था 0.33, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बी था 0.6, ये भी गलत हो गया। सी है 0.06, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कुछ नए कंसेप्ट, ठीक है। अब इतना को समझने के बाद आपको एक बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में चीज़ें समझ में आ चुकी है कि कैसा रेप्लिकेशन होता है इसका सेमी कंजर्वेटिव मोड में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेप्लिकेशन होता है वो होता तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में है, लेकिन ये होता है आपका बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब ये बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है, तो सिंपल है। देखो मान लो आपका ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने बचपन से लेकर अभी तक ये पढ़ा है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये डीएनए खुल जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खुल जाएगा, है ना, और इसका रेप्लिकेशन होगा। तो अगर रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो रहा होता, मतलब इस डायरेक्शन से इस तरफ, समझ रहे हो, मतलब मान लो ये डायरेक्शन है एक्स और ये डायरेक्शन है वाई, तो अगर एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन की तरफ ही हो रहा होता दोनों स्टैंड में, तो ये तो हो जाता आपका भाई
यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे कैसा होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन एक साथ होता है, एक्स टू वाई भी और वाई टू एक्स भी। इसको अभी डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, समझ रहे हो इस चीज को, गुड। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में अब जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। मतलब दो टाइप के डीएनए आपको मेनली देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे, तो एक तो डीएनए आपको मिलेगा देखने को कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो डीएनए मिलेगा आपको देखने को लीनियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या आएगा उस पर मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। अगर सर्कुलर डीएनए का बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन अगर आपका हो रहा होगा, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये देख लो आप, स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए वो बनेगा आपका थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, थीटा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, थीटा। ये चीज़ आप याद रखना, सर्कुलर डीएनए का अगर एप्लीकेशन होगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, थीटा। और अगर लीनियर डीएनए का अगर आपका रेप्लिकेशन होगा तो आपका बनेगा कैसा, आई शेप का, आई आई शेप का स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर डीएनए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो दोनों में ही बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो या हो आपका लीनियर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है सर्कुलर डीएनए है, ये भी डबल स्टैंडर्ड और ये भी डबल स्टैंडर्ड, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और दोनों में जब रेप्लिकेशन होता है तो स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का बनता है, ठीक है ना। अब चलें आगे, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कहीं कहीं पे कि पता है हमको कि सर्कुलर डीएनए हो चाहे लीनियर डीएनए हो, रेप्लिकेशन कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। लेकिन यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहाँ कहाँ होता है, क्या जानते हैं आप, है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कुछ गिनी चुनी जगह पे आपको देखने को मिलता है। और वो कहाँ होता है, वो होता है आपका एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। और दूसरा आपका देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए में। तो इन दोनों के डीएनए में आपको यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल मैं अपने जो चीज़ें मैंने अपने CSIR के एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में पढ़ाई करी थी, ठीक है, मैं बिल्कुल डायरेक्टली वही चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि ये आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों को पढ़कर मैंने भी CSIR का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो इस पे कोई डाउट करना मेरे हिसाब से इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब इन शॉर्ट ये चीज़ जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन प्रोसीड्स ओनली इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेप्लिकेशन होने के लिए ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा इसकी फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप की,
ठीक है। 3 प्राइम OH ग्रुप की ज़रूरत होती है और ये ग्रुप फ्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो सके, समझ रहे हो। तो वो, और ये 3 प्राइम OH ग्रुप आपको कहाँ मिलता है, मान लो कि आपका ये DNA है, ठीक है। तो एक तो होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक और दूसरा होता है इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। तो ये जो आपको फ्री 3 OH ग्रुप मिलता है वो आपको यहीं पे मिलता है, इसी तरफ, ठीक है ना। या तो इस 3 प्राइम पे मिलेगा या मिलेगा आपको इस वाले 3 प्राइम पे। 5 प्राइम पे आपको OH मिलेगा ही नहीं। तो जब OH मिलेगा नहीं आपको फ्री, तो DNTP कैसे ऐड होगी, समझ रहे हो। तो ये इसका रीज़न होता है कि रेप्लिकेशन हमेशा कहाँ से कहाँ प्रोसीड करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि 5 प्राइम वाले एंड की तरफ आपको फ्री OH नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब फ्री 3 OH करता क्या है, अब वो चीज़ समझ लेते हैं जल्दी से, है ना, कि फ्री 3 OH ऐसा करता क्या है। तो मान लो, चलो आपके साथ आपको आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लो एक स्टैंड अभी हम बना रहे हैं फटाफट जल्दी से, राइट। ये हम एक स्टैंड बना रहे हैं, ओके। ये फॉस्फेट की बैकबोन है, आपको पता है। उसके बाद फॉस्फेट के साथ साथ यहाँ पे शुगर भी होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA, है ना। ये तो आपका क्या होता है, बैकबोन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, बैकबोन है। यहाँ पे एक और शुगर लगा, ग्रेट। अब दूसरी तरफ भी शुगर होगा, है ना, यहाँ पे भी शुगर होगा, यहाँ पे भी शुगर होगा, क्योंकि DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। हाँ, यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपको समझाना भी तो है। अब यहाँ पे बस आप ध्यान से तसल्ली से देखते जाओ, क्योंकि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलने वाली है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी आपने स्किप करने की कोशिश करी, कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने करी स्किप थोड़ी सी भी वीडियो, तो आपके ऊपर से सब कुछ निकल जाएगा, कब आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल फुर्सत में पढ़ा रहा हूँ और आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी बिल्कुल फुर्सत से पढ़ो। यहाँ पे मान लो T है, यहाँ पे सॉरी ये A है, यहाँ पे T है, ठीक है। और इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका G है और यहाँ पे मान लीजिए आपका C है, तो इनके बीच में बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्रेट। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए C है, यहाँ पे G है, इनके बीच में भी ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है, और यहाँ पे है आपका T और यहाँ पे है आपका, इनके बीच में डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो भाई ये है आपका 5 प्राइम एंड और ये है आपका 3 प्राइम एंड, ठीक है। वैसे ही इधर से उल्टा ले लेते हैं, दिस इज योर 5 प्राइम एंड दिस इज योर 3 प्राइम एंड, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता है आपका 3 प्राइम OH ग्रुप। तो ये 3 प्राइम OH ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके पास ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ही यहाँ पर DNTP ऐड हो सकती है, ठीक है। अब वो खास प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लो फटाफट, मजा आ जाएगा। देखो, ये जो आपका 3 प्राइम OH ग्रुप होता है, ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की, है ना। ये क्या कर सकता है आपका ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका करता है, मतलब इसके पास एबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की, ठीक है। और ध्यान से बस समझते जाओ, ठीक है। और इसकी हेल्प कौन करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक में, एक होता है आपका कैटायन, दैट इज मैग्नीशियम आयन Mg2+, ये इसकी हेल्प करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने में। तो मैग्नीशियम आयन की वजह से क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है ना, वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब ये क्या कर सकता है, कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किस पे, जो यहाँ पे नया DNTP आ रहा है। मान लो कि आपका ये नया DNTP आया है, यहाँ पे फोस्फेट 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 शुगर, और ये है आपका मान लो बेस एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है ना एडेनिन का। तो ये है आपका नया DNTP, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। और इधर है आपका इसका 3 प्राइम OH ग्रुप, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने बोला बार बार कि आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, जो मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है,
उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये एक आपका आया है नया DNTP, ठीक है, जिसको यहाँ पे ऐड होना है। तो क्या होता है कि देखो ध्यान से, ये जो पहला वाला जो फॉस्फेट होता है ये होता है आपका अल्फा फॉस्फेट, दूसरा होता है बीटा फॉस्फेट, और ये होता है आपका गामा फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो 3 प्राइम ओ ग्रुप है, 3 ओ नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अल्फा और बीटा के बीच में। समझ रहे हो इस चीज को? और जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है अल्फा और बीटा के बीच में, तो क्या करता है कि यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। देखो 2 फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप पायरोफॉस्फेट। क्या बोलोगे? पायरोफॉस्फेट। ठीक है ना? और यहाँ पे जो एंजाइम जो ये रिएक्शन करवा रहा है वो होता है आपका पायरोफॉस्फेटेज। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे तो ये आपका पायरोफॉस्फेट निकल गया। अब ये जो आपका बचा, ठीक है, ये आपका ऐड हो जाएगा कहाँ पे? इस वाले 3 प्राइम OH ग्रुप के पास। ठीक है, तो मैं इतना ही स्ट्रक्चर सिर्फ बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे ऐड हो जाएगा। तो देखो सिंपल है कि इसको अगर हम बड़ा करके देखें इधर, तो ये था आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और इधर है आपका शुगर ये वाला, और इधर है आपका नया शुगर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐड हो गया है जो नया DNTP आया था उसका फॉस्फेट, शुगर, और अब ये जो है ये 3 प्राइम, ये 3 OH नेगेटिव। अब क्या होगा? सेम वही स्टेप, मैग्नीशियम आयन आएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसको याद दिलवाएगा, और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर? नेक्स्ट DNTP के अल्फा और बीटा के बीच में, और फिर क्या होगा? वापस नया DNTP ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से नया DNTP ऐड होता चला जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है एक टर्म दैट इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे मैं पहले ही आपको एक वार्निंग दे दूं कि हो सकता है कि आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आप में से कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा या सुनेंगे। ठीक है, और आपको लगेगा कि मैं सही नहीं बता रहा, बट आप जाके रीचेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ यही बताया गया है कि जब DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, मान लो ये है आपका DNA। ठीक है, हमने NCERT की बुक से बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड का तो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और दूसरे स्ट्रैंड का डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है ना? तो मतलब एक स्ट्रैंड को तो आप बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड, राइट, और दूसरे स्ट्रैंड को आप बोलते हो लैगिंग स्ट्रैंड। यही पढ़ा है आपने बचपन से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपका बचपन जा चुका है और ये कंसेप्ट है गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब इस वाले कंसेप्ट को Ctrl+D कर दो अपने दिमाग से, मतलब बिल्कुल डिलीट कर दो। ठीक है ना? ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बार बार कह रहा हूँ। सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि इसको डिलीट करना है तो हम इसको अच्छे से डिलीट ही कर देते हैं, है ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना है यहाँ पे ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब DNA का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स में कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों एक साथ रेप्लिकेट होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ। मतलब जैसे यहाँ पे आपको अगर बना के दिखाऊं तो देखो ये है आपका एक स्ट्रैंड, ठीक है, और ये है आपका दूसरा स्ट्रैंड।
ठीक है, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में हाफ तो होगा आपका कॉन्टिन्यूस, मतलब आधे में होगा आपका ऐसा, ठीक है, और हाफ पोर्शन में आपका होगा डिसकंटिन्यूस एप्लीकेशन, समझ रहे हो। और वैसे ही सेम दूसरे वाले स्ट्रैंड के साथ होगा ऐसा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक ही स्ट्रैंड में लैगिंग भी हो रही है, लैगिंग सिंथेसिस भी हो रही है, और लीडिंग सिंथेसिस भी हो रही है, समझ रहे हो। तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी दिस इज डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन एंड दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो इसी नेचर की वजह से इसको बोला जाता है सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इट मीन्स each strand of DNA is replicated partially in continuous manner and partially in discontinuous manner। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो आपके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इनको आप क्या बोलते हो, ये तो चीज़ आपको पता ही है, इनके साथ मैं कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा। दीज आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन एंड द रेप्लिकेशन फॉर मूवमेंट आर ऑपोजिट, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका कंसेप्ट। चलिए मैं आपको, अगर मैंने आपको कुछ नया कंसेप्ट बताया तो मैं आपको उसकी डिटेल में उसको समझा ही देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ये है डीएनए, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस होना है, मतलब आपका इसका रेप्लिकेशन होना है। तो रेप्लिकेशन होने के लिए क्या होगा, अभी हम शॉर्ट में समझते हैं। रेप्लिकेशन होने के लिए क्या होगा कि ये खुलेगा बीच में से, है ना, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा सेपरेट, ठीक है ना। अब क्या होगा कि प्राइमेज एंजाइम आता है। मैं अभी सारे एंजाइम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट मैंने क्योंकि आपको एक कुछ नया ही कंसेप्ट बता दिया है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पहली बार अगर आप समझ रहे होंगे तो आपके लिए नया है, मुझे पता है। तो अब देखो, दोनों स्टैंड का सिंथेसिस होना है, तो प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर ऐड करता है, एक तो यहाँ करेगा और एक यहाँ करेगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही स्टैंड में लीडिंग और लैगिंग एक साथ क्यों होती है। तो ये आपका प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, ऐड कर दिया प्राइमर, ठीक है, ये प्राइमर्स है ना। अब प्राइमर्स ऐड करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब क्या होगा भाई, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, क्या करेगा, देखो ध्यान से। दोबारा बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये है आपका प्राइमर, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज आया एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, आपका इसको आगे सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, इसको आगे सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। और ये वाला भी आपका सिंथेसिस होते होते यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। अब अब आगे क्या होगा, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों आपके पुराने कंसेप्ट को डिलीट करने के लिए कह रहा था। देखो ध्यान से, अब वापस से हम स्टैंड बना लेते हैं एक बार। थोड़ा खोलना पड़ेगा स्टैंड अब, और क्योंकि आगे भी रेप्लिकेशन होगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए आपका। ये प्राइमर कहाँ था, बिल्कुल जहाँ प्राइमर था उसी पोजीशन पे रहना है। यहाँ प्राइमर यहाँ ऐड हुआ था, है ना, तो यहीं रहेगा, पीछे तो जाएगा नहीं। और ये वाला प्राइमर कहाँ ऐड हुआ था भाई साहब, यहाँ पे ऐड हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो, गुड। इसका मतलब मेहनत सफल हो रही है। तो ये जो सिंथेसाइज हो रहा है नया वाला स्टैंड, ये सिंथेसाइज होते 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 आगे बढ़ रहा है, ये इधर आ गया है, ठीक है। और ये वाला सिंथेसाइज होते होते कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, समझ रहे हो। देखते जाओ बस अब क्या होता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
मज़ा आ जाएगा अभी आपको मज़ा आएगा। अब ये डीएनए थोड़ा और खुलेगा क्योंकि आगे भी, इसके आगे भी तो सिंथेसिस होना है ना, तो ये इधर से भी और खुलेगा और इधर से भी अनरैपिंग होगी डीएनए की, है ना। तो डीएनए की अनरैपिंग होगी तो मान लो कि ये खुल गया इतना, ठीक है। कुछ नया ही सिखा के भेजूंगा आज आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो ये कहाँ था भाई साहब, इधर ही रहना है इसको, ठीक है, यहीं पे रहेगा ये। यहाँ था प्राइमर आपका, और ये वाला प्राइमर कहाँ था, यहाँ पे, समझ रहे हो। और सिंथेसिस किधर हो रही थी, ये कहाँ तक पहुँच चुका था, अब पहले यहाँ तक था, यहाँ तक था, अब इसके आगे खुलता जा रहा है डीएनए और ये सिंथेसिस होता जा रहा है। वैसे ही ये वाला इधर से सिंथेसिस होता जा रहा है। समझ में आ रहा है अभी तक, है ना। अब क्या होगा, देखो ये गैप आ रहा है, तो इस गैप का क्या होगा, ये क्या इसका सिंथेसिस नहीं होगा। यहीं पे आता है ट्विस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे खाली गैप आता है, प्राइमेज एंजाइम आता है और क्या करता है, यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड कर देता है, यहाँ पे भी एक और प्राइमर ऐड कर दिया, ठीक है। और जब ऐड कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देख लो बस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका, इसको थोड़ा और खोल दें, ऐसा मान लो, और ये खुल गया ऐसा, ठीक है। और पेंटिंग थोड़ी सही नहीं बन रही, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये वाला प्राइमर, इस वाले प्राइमर को कंपेयर करो, ये प्राइमर यहाँ था, ठीक है, तो ये वाला प्राइमर आपका यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद ये आपका सिंथेसाइज होते होते आगे बढ़ता जा रहा है ये, ठीक है। और ये वाला सिंथेसाइज होते होते लहराता हुआ जा रहा है, सॉरी, इधर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इसको खाली स्पेस मिलेगा तो ये प्राइमर ऐड करेगा। देखो यहाँ पे ऐड, प्राइमर कहाँ पे किया था ऐड, इस जगह पे। कहाँ पे किया था ये, इस जगह पे। तो अब जब प्राइमर ऐड हो गया है तो डीएनए पॉलीमरेज तो कंटिन्यूस काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज भूल गए थे उसको, डीएनए पॉलीमरेज तो कंटिन्यूस काम कर रहा है, इसको भी तो सिंथेसाइज कर रहा है ना। तो वो क्या करेगा, अब इसको भी आगे सिंथेसाइज कर देगा, यहाँ तक लाके छोड़ देगा, इसको भी यहाँ तक लाके छोड़ देगा, देख रहे हो। और जब ये खाली स्पेस मिलेगा तो यहाँ पे भी एक और प्राइमर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली स्पेस मिला, यहाँ पे भी एक प्राइमर ऐड हो गया। फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, यहीं पे कर लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज ने इसको भी फिल कर दिया और इसको भी फिल कर दिया। तो एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जब आपका जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से, यार डीएनए थोड़ा अच्छा ही बनाता है इस बार। देखो एक स्टेज आपकी कुछ ऐसी आएगी जब डीएनए आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, सुंदर सा, ठीक है। और वहाँ पे आपका एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा होगा और दूसरा डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज हो रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको, मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। अगर इस कंसेप्ट को समझने के बाद मज़ा आया हो, सच में कसम से कह रहा हूँ, तो एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कि कुछ नया सीखने को अगर अब मिला हो इस लेक्चर में तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सब क्या है आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, है ना। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मज़ा आया हो तो बताना ज़रूर, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझको। चलिए अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्या, रेप्लिकोन्स के बारे में, कि रेप्लिकोन क्या होते हैं। रेप्लिकोन एक नया टर्म आ रहा है सामने, रेप्लिकोन,
तो रेप्लिकॉन क्या होता है? रेप्लिकॉन होता है आपका यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंड दिस यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन इज कैपेबल ऑफ independent replication, independent replication of डीएनए। समझ रहे हो? मतलब जिस डीएनए के पास रेप्लिकॉन है उसका रेप्लिकेशन होना ही है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट और खास बातें याद रखना रेप्लिकॉन्स के बारे में। हर एक रेप्लिकॉन के पास एक ओरिजिन होता है। ईच रेप्लिकॉन हैज वन ओरिजिन, ठीक है, एंड ईच ओरिजिन replication, each origin replication initiates only once per cell cycle। समझ रहे हो? मतलब each replicon initiates replication once पर सेल साइकिल। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रेप्लिकॉन की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि यूकैरियोट्स में कैसा होता है रेप्लिकॉन और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। कभी कभार बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है 2 नंबर में बी सेक्शन में, या अगर वैसे ज़्यादातर बी सेक्शन में आने के चांस होते हैं छोटे से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो, ठीक है। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ रेप्लिकॉन कैसा होता है यूकैरियोट्स में और कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में। तो रेप्लिकॉन इन सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और फिर आपका यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन की बात करें तो एक ही रेप्लिकॉन होता है एक सेल में, सिंगल रेप्लिकॉन ऑफ लार्जर साइज। सिंगल प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। सिंगल तो यूनिसेलुलर होते हैं तो उनमें एक ही रेप्लिकॉन होता है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल रेप्लिकॉन ऑफ लार्जर साइज, मतलब छोटा एक ही रेप्लिकॉन होगा लेकिन उसका साइज बहुत ज़्यादा होगा। इसकी भी बात करेंगे कितने साइज का होता है, ठीक है। इसमें यूकैरियोट्स में कैसा होता है, इसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स आपको मिलते हैं, मतलब मल्टीपल रेप्लिकॉन्स आप देख सकते हैं कि इसमें यूकैरियोट्स में मल्टीपल रेप्लिकॉन्स ऑफ लेकिन स्मॉलर साइज। बहुत सारे रेप्लिकॉन्स मिलेंगे लेकिन सब मिलेंगे छोटे 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 छोटे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यूजुअली 1/6 ऑफ ओरिजिन या रेप्लिकॉन रिमेन एक्टिव एट ए गिवन टाइम इन एस फेज। तो बहुत सारे रेप्लिकॉन होते हैं लेकिन उनमें से 1/6 रेप्लिकॉन ही एक्टिव रहते हैं एक टाइम पे एस फेज के अंदर। एस फेज क्या होता है? सिंथेसिस फेज, जहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकॉन्स होते हैं वहां पे जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट होता है, रेट ऑफ फॉर्क मूवमेंट, ये चीज आपको याद रखनी है, वो बहुत हाई होता है, ग्रेटर देन 50,000 बेस पेयर पर मिनट। मतलब एक मिनट में वो 50,000 बेस पेयर्स ऐड कर देता है, मतलब मूव कर जाता है 50,000 बेस पेयर्स। कौन? रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब 50,000 बेस पेयर्स को क्रॉस कर जाता है आपका रेप्लिकेशन फॉर्क, किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत फास्ट रेप्लिकेशन होता है ना। इकोलाई में अगर आप एग्जांपल ले तो कितनी जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है, यही रीज़न होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक रेप्लिकॉन की बात करें तो काफ़ी होता है स्लो, जैसे कि 2000 बेस पेयर पर मिनट। देख रहे हो कंपैरिजन कितना कम है, ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? वो है कि जो साइज ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है, साइज ऑफ ओकाजाकी
जाकी फ्रैगमेंट वो होता है आपका अराउंड 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ओकाजाकी फ्रैगमेंट की, तो साइज होता है आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट का यहाँ पे 100 टू 400 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये हो गए आपका कुछ रेप्लिकोन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। तो अब जरा हमने डिफरेंस तो डिस्कस कर लिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकोन के बारे में। अब जरा हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकोन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकोन, ठीक है। तो मान लो इकोलाई की बात करते हैं। इकोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया है। तो जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकोन होते हैं ना, उनके पास होता है आपका एक तो ओरिजिन होता है, मतलब वन ओरिजिन एंड टू टर्मिनाई, मतलब एक ओरिजिन होता है और दो टर्मिनाई होता है। किसके पास? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकोन के पास, ठीक है। तो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है उसका, है ना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपका, ये मान लो आपका प्रोकैरियोटिक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा मान लो ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? यूनिसेल्युलर, है ना। तो उसका जो जीनोम होता है कैसा होगा? छोटा होगा। और जीनोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे आपका होता है ओराई सी, मतलब ओरिजिन। बताया कितना? एक। तो एक ही ओरिजिन होता है, लेकिन टर्मिनाई कितने होते हैं? दो। और वो कहाँ होते हैं? वो आपका होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे देखो। दो, एक टर्मिनाई हो गया आपका ये वाला, ठीक है। और एक टर्मिनाई हो गया आपका ये, ठीक है। तो अगर हम इनके नाम क्या होते हैं टर्मिनाई के वो देखें, तो ये है आपका टर्मिनाई ए, ये है आपका टर्मिनाई बी, सॉरी टर्मिनाई डी, और ये है आपका टर्मिनाई ई, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरफ की, तो ये है आपका टर्मिनाई सी, और ये है आपका टर्मिनाई बी, ठीक है। आपको इन टर्मिनोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ये मैंने बस आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कितने, एक तो ओरिजिन हो गया, ओनली वन ओरिजिन, एंड देर आर टू टर्मिनाई, जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी ऊपर, ठीक है। तो ईच रेप्लिकॉन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज वन ओरिजिन एंड टू टर्मिनाई, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं कि ये ओराई सी का लेंथ कितना होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसकी बात करें ओराई सी की, सिर्फ इस ओराई सी की बात करें, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ओराई सी की बात करते हैं। ओके, तो ये है आपका, मान लो ओराई सी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओराई सी के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो इस तरफ आपका होता है, कुछ होते हैं रिपीट बेस पेयर्स। रिपीट बेस पेयर्स का मतलब मैं बताता हूँ आपको। अभी सिर्फ आप इस एक के बारे में समझना, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसमें आपके 13 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब 13 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। 13 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और वो होता है आपका 80 रीच, ठीक है। 80 रीच होते हैं 30 न्यूक्लियोटाइड्स। सिर्फ सब मैं अभी इस एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो? और सेम
जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मान लो ऐसे, मान लो कि ए टी जी, ए टी जी, जी टी, जी टी, ए टी, ऐसे करके 13 न्यूक्लियोटाइड्स हैं सिर्फ इस जगह पे। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी होगा और सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी होगा। तो ये रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, 13 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, 13 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो होता है ये होता है आपका 3 13 मर टैंडम रिपीट्स, इनको बोलते हो आप 3 13 मर टैंडम रिपीट्स। समझ में आ गया? 3 है, there are 3 repeats, that's why there is 3. And how many nucleotides are in one repeat? 13 nucleotides. Okay, so there are 13 mer tandem repeats, है ना। समझ में आया चीज? और ये कैसे हैं? ये हैं आपके कैसे, 80 रिच, ठीक है, 80 रिच है, याद रखना इस चीज को। और खासियत इसकी क्या है? खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है, इस 13 मर टेंडम रिपीट जो कि 80 रिच रीजन है, इसका खासियत होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपके डीएनए की अनबाइंडिंग। तो दिस इज द डीएनए अनबाइंडिंग रीजन। मतलब जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो इस जगह से ही डीएनए की अनबाइंडिंग शुरू होती है, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है ना। चलिए अब और ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पूरा क्या है, ओराई सी, राइट। अब थोड़ा आते हैं हम इस तरफ, तो यहाँ पे आपका देखो, अब सेम वैसे ही कुछ रिपीट्स होते हैं आपके इस तरफ। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस का कुछ रिपीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने सीक्वेंस होते हैं, इस मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें तो यहाँ आपके 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 9 न्यूक्लियोटाइड रिपीट, 9 न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हैं 9, वही यहाँ पे होंगे, दोबारा यहाँ पे होगा और दोबारा, समझ रहे हो। तो these repeats may be 4 or sometime 5, 4 or 5, 9 mer tandem repeats। समझ में आ रही चीज? 4 या 5 टैंडम रिपीट्स हैं और सब में कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड्स जो यहाँ पर हैं वही सेम यहाँ पर रिपीट हुए हैं, वही सेम यहाँ पर रिपीट हुए हैं और वही यहाँ पे, ठीक है। और इसका रोल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोटीन। वो प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होते हैं जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या, वही प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम बताता हूँ आपको। उस प्रोटीन का नाम है आपका डीएनए ए डॉट एटीपी। ये आपका यहाँ पे आके बाइंड करता है और रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है। तो ये है आपका ओराई सी का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा, कि टर्मिनेशन कैसा होता है। तो इन ई कोलाई मोस्ट ऑफ द रेप्लिकेशन टर्मिनेशन इवेंट्स अकर व्हेन अपोजिटली मूविंग रेप्लिकेशन फॉर्म्स मीट टुगेदर। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। तो मतलब कि आपका एक स्टैंड तो इधर से सिंथेसाइज होता हुआ आ रहा है और एक स्टैंड आपका इस तरफ से सिंथेसाइज होता आ रहा है, ठीक है। तो ई कोलाई में मोस्टली टर्मिनेशन कैसे होता है, जब दोनों तरफ से जो सिंथेसाइज होते हुए आ रहे हैं
आपके स्ट्रैंड्स वो आकर एक दूसरे से यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। In E. coli, most of the replication termination events occur when the oppositely moving replication forks meet together। दोनों एक दूसरे से यहाँ इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ऐसा हुआ, मान लो कि आपका ऐसा हुआ कि इधर वाला स्ट्रैंड ये वाला तो आपका पहुंच गया, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड नहीं पहुंच पाया, मतलब कि ये वाला स्टैंड आपका यहीं पे रुक गया किसी वजह से, लेकिन ये वाला पूरा यहाँ तक पहुँच गया है, तो फिर टर्मिनेशन, इसका तो टर्मिनेशन होना जरूरी है क्योंकि इसका तो पूरा सिंथेसाइज हो चुका है ना। ये वाला भी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपके टर प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका टर प्रोटीन है, यहाँ पे आप सॉरी जो टर साइट है, ये आपके टर साइट है, टर साइट, और यहीं पे आपके रहते हैं टस प्रोटीन, टस प्रोटीन, इनका नाम है टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। तो ये जो टस प्रोटीन होते हैं वो आपके टर साइड पे बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो आपका टस कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या करता है, आपके जो फॉर्क जो आपका कंप्लीट हो गया होता है रेप्लिकेशन उसको रोक देता है। मान लो कि इधर से जो फॉर्क आपका आ रहा है उसको रोकेगा इधर वाला टर्मिनेशन साइट, ठीक है, इधर वाले जो टर्मिनेशन साइट है उसके साथ जो टस प्रोटीन बाइंड रहेंगे वो टस कॉम्प्लेक्स आपको इस वाले स्टैंड को रोक देगा, ठीक है, ऑपोजिट वाले को रोकता है। मान लो कि अगर ये वाला स्टैंड आपका किसी वजह से यहाँ पे रुक गया होता, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला स्टैंड आपका पूरा सिंथेसाइज होता हुआ चला आता, तो क्या होता, ये वाला जो आपका टर साइट है, यहाँ पे जो टस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, टस कॉम्प्लेक्स जो होता वो इस वाले स्टैंड को आपके रोक देता, टर्मिनेशन करवा देता। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका इकोलाई में, या आप बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल का टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, टर्मिनेशन के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इन E. coli most of the replication termination event occur when the oppositely moving replication forks meet together, full stop. If somehow the progress of one of the fork is delayed, then the other fork is likely to encounter TUS protein bound at TER site, जो मैंने अभी आपको बताया, and the TUS protein has a contra helicase activity। ऐसा क्या करता है TUS प्रोटीन, उसके पास कैसी एक्टिविटी होती है, कॉन्ट्रा हेलिकेस एक्टिविटी, समझ रहे हो इस चीज को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि द टस प्रोटीन हैज कॉन्ट्रा हेलिकेस एक्टिविटी, सो द रेप्लिकेशन ऑफ द फॉर्क सीजेस, या स्टॉप बोल सकते हो, एट द टर साइट अंटिल द सेकेंड फॉर्क एक्टिवेट्स। मतलब कि अगर मान लो कि ये वाला स्टैंड अभी यहाँ नहीं पहुँच पाया और ये वाला स्टैंड यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या करता है, टस कॉम्प्लेक्स इसको रोक के रखता है ताकि दूसरा वाला स्टैंड यहाँ तक पहुँच जाए और फिर दोनों का टर्मिनेशन हो जाए। तो इस तरीके से आपका टर्मिनेशन होता है इकोलाई में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकोन की तरफ। यूकैरियोटिक रेप्लिकोन, ठीक है, यूकैरियोटिक रेप्लिकोन, ओके। तो स्टार्टिंग में जब बहुत स्टडीज हो रही थी यूकैरियोटिक रेप्लिकोन्स पे, तो सबसे ज़्यादा स्टडी किस पे हुई, आपका ईस्ट पे। ईस्ट क्या है, आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, फंजाई है ना। तो जो ईस्ट में जो आपका रेप्लिकोन मिलता है उसको आप बोलते हो ARS, दैट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। एंड दिस ARS फंक्शंस एज ORI-C। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में जो ARS होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, वो ही एज ए ORI-C काम करता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था, सॉरी वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, उसका साइज, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइज, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ORI-C होता है इकोलाई में,
इसका जो साइज होता है वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका 245 बेस पेयर्स। ठीक है, इसको याद रखना। अभी हम कंपेयर करेंगे किससे, यूकैरियोटिक के रेप्लिकॉन से। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर और साइज कैसा होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हमने ड्रॉ किया यूकैरियोटिक के रेप्लिकॉन को। दैट इज ARS। ठीक है, तो ARS है। अब यहाँ पे कुछ साइड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका B1 और फिर होता है B2, होता है B3। तो यूकैरियोटिक का जो रेप्लिकॉन होता है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। और यहाँ पे होता है आपका एक डोमेन A। ठीक है, और इस डोमेन में एक रीजन होता है जो होता है आपका AT रिच रीजन। ठीक है, और ये जो आपका डोमेन होता है वो होता है आपका 11 बेस पेयर्स का। ठीक है, अब ये जो आपका डोमेन A है और जो B1 है, ये दोनों मिलके कंबाइंडली एक्ट करते हैं एज ए बाइंडिंग साइट ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएटर। ठीक है, समझ रहे हो, रेप्लिकेशन इनिशिएटर जिसको आप बोलते हो, जब यहाँ पे इस वाले साइड पे आके आपका रेप्लिकेशन इनिशिएटर आके बाइंड कर जाता है, तो इस सीक्वेंस को और उस रेप्लिकेशन इनिशिएटर को मिलाकर बोला जाता है ORC, दैट इज ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो पूरा साइज होता है इस ARS का, दैट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, वो होता है अराउंड 150 बेस पेयर्स। तो इकोलाई का ORIC का साइज कितना था, 250 बेस पेयर। इसके ORIC का साइज है 150 बेस पेयर। तो आपको मैंने जब डिफरेंस बताया था तो आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में एक ही रेप्लिकॉन होता है और वो होता है लार्जर साइज का, और जो यूकैरियोट्स होता है उसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है, तो इन यूकैरियोट्स आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मैं यहाँ पे लिख के आपको नहीं बता सकता। इन यूकैरियोट्स 5,000 to 50,000 origins remain active at each cell cycle. Okay, and in animals, ठीक है, इन एनिमल्स जिनको आप मेटाजोन्स भी बोलते हो, ठीक है, तो इन मेटाजोन्स ARS काइंड ऑफ सीक्वेंस हैज नॉट बीन कैरेक्टराइज्ड टिल डेट। तो जो ARS था वो किस में कैरेक्टराइज हुआ था, आपका ईस्ट में। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कोई सीक्वेंस अभी तक कैरेक्टराइज नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जो ओरिजिन एनिमल्स में कैरेक्टराइज हुए हैं, ठीक है, उनके पास भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ARS से मिलते जुलते हैं। और वो कौन कौन से हैं, पहला है कि वो भी AT रिच हैं। दूसरा है कि दे आर प्रेजेंट in intergenic region, and third is they are associated with promoters and CpG island। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एनिमल्स के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, इंटरजेनिक रीजन क्या होता है, द रीजन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉन बिटवीन टू जीन्स। ठीक है, मान लो कि एक जीन आपका ये है और दूसरा जीन आपका ये है। ठीक है, ओके, तो इनके बीच में जो आपका रीजन प्रेजेंट होगा ये वाला, ये है आपका इंटरजेनिक रीजन, और ये होता है आपका नॉन कोडिंग पार्ट। ये कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। ठीक है, तो दो ऐसे जीन जो अलग अलग प्रोटीन्स को इनकोड कर रहे होंगे, उनके बीच में जो DNA सीक्वेंस मिलता है वो होता है आपका इंटरजेनिक रीजन, और इंटरजेनिक रीजन में ही आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन
पाए जाते हैं, किसमें, एनिमल्स में या मेटाजोन्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इस लेक्चर का लास्ट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है आपका कि मेटाजोन्स में जो ओरिजिन्स अभी तक कैरेक्टराइज किए हैं या स्टडी हुई है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं मेटाजोअन के जो ओरिजिन है, मेटाजोअन ओरिजिन वो है आपके मेनली 3 टाइप के, 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो जो फर्स्ट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ओरिजिन, कॉन्स्टिट्यूटिव ओरिजिन, ठीक है। जो दूसरा है आपका वो है डोरमेंट ओरिजिन, और जो थर्ड है वो है आपका फ्लेक्सिबल ओरिजिन, ठीक है। तो इन तीनों का फंक्शन क्या होता है और ये कौन किस टाइप के सेल्स में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ओरिजिन है, ये आपके हर एक सेल में एक्टिवेट रहते हैं, एवरी सेल टाइप में, ठीक है। एक्टिवेटेड इन एवरी सेल टाइप। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ही होता है हमेशा, मतलब हर जगह, ठीक है। दूसरे जो आपके डोरमेंट टाइप हैं, डोरमेंट टाइप ऑफ ओरिजिन, वो कहाँ पे होते हैं? दे आर एक्टिवेटेड ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेस। अब जब भी स्ट्रेस होगा तभी ये ओरिजिन एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और तीसरा जो है फ्लेक्सिबल, वो आपके कब एक्टिवेट होते हैं? ये तभी एक्टिवेट होंगे, सॉरी, ये आपके इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर होते हैं, इनका कुछ प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता, ये कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लेक्सिबल ओरिजिन, ठीक है। तो ये था आपका जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट थे रेप्लिकेशन के बारे में, वो सब चीज़ें, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्ट आपको रेप्लिकेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे सारे इंजाइम्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंजाइम्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुई या पूछी जाती है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, गायरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनके सब यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और या सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।